हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PCM मंत्रा में। तो आज हम बात करने वाले हैं, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम का नियम हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे। कूलॉम के नियम का स्टेटमेंट था कि निर्वात या वायु में स्थिर किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलॉम साहब ने बताए थे, तो वो वीडियो अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे। आज हम उसी फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे, सदिश रूप में पढ़ेंगे कि कूलॉम के नियम का वेक्टर फॉर्म होता क्या है। ठीक है, कोई भी फार्मूला है तो उसका वेक्टर फॉर्म भी होता है, स्केलर फॉर्म भी होता है। तो हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है। पूछ लेता है एग्जाम में, 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कूलॉम के नियम के सदिश रूप बताइए। तो कूलॉम के नियम का सदिश रूप जानने के लिए सबसे पहले हमको कुछ वेक्टर के कंसेप्ट आने चाहिए कि वेक्टर के कंसेप्ट क्या क्या होते हैं। वेक्टर के कंसेप्ट में इसमें आएगा आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है क्लास 11th में आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट वेक्टर के माध्यम से हम कि कोई भी वेक्टर अगर दिया है तो उसे डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं, डायरेक्शन निर्धारित करते हैं उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर की सहायता से। ठीक है, किसी भी वेक्टर में उसके परिणामी वेक्टर से भाग देने पर जो मिलता है वही हमारा यूनिट वेक्टर होता है, एकांक सदिश होता है। क्लियर है? जैसे बात समझ लीजिए थोड़ा सा कि अगर कोई दिया है वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो कह दिया इसका यूनिट वेक्टर बताइए। तो यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन क्या है कि किसी वेक्टर में उसके परिणामी वेक्टर से भाग देते हैं तो जो वेक्टर प्राप्त होता है वही हमारा यूनिट वेक्टर होता है, एकांक सदिश होता है। इसे कैप से लिखते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? तो निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और इसका अंडर द रूट में हो जाएगा क्या, परिणामी निकालेंगे। परिणामी निकालने का फार्मूला वेक्टर a इज इक्वल टू रूट में a स्क्वायर एक्स प्लस a स्क्वायर वाई प्लस a स्क्वायर जेड। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे इसमें, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप और रूट में हो जाएगा और 16 9 25 4 29। तो ये हो जाएगा हमारा एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझ लें तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। क्लियर है बात? किसी भी वेक्टर में उसके परिणामी वेक्टर से भाग करने पर जो मिलता है वही क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। क्लियर है? इसकी थोड़ा सा इस्तेमाल हम करेंगे कूलॉम के वेक्टर फॉर्म लिखने में। तो देखिए कैसे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम के नियम का सदिश रूप। कूलॉम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, तो 2 चार्ज थे, प्लस Q1 चार्ज था और एक प्लस Q2 चार्ज था। इसको 1 माने थे, इसको 2 माने थे। फर्स्ट वाला सेकंड में फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और F ड्यू टू 1 और 2 वाला फर्स्ट पे फोर्स लगाया
F1 ड्यू टू 2। क्लियर है? ये बोले तो जो दोनों फोर्स हैं, जो दोनों फोर्स लग रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट है। परिमाण में समान है और दिशा में क्या है, विपरीत है। तो हम जानते हैं कि जब दो बराबर फोर्स और विपरीत डायरेक्शन में लगते हैं, अर्थात F12 इज इक्वल टू माइनस F21, तो इसको हम कहते हैं क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, क्लास 9th में पढ़े थे, क्लास 11th में भी पढ़े थे कि क्रिया प्रतिक्रिया बल परिमाण में समान और चिन्ह में विपरीत है, ये है ना। दोनों फोर्स यानी कि दोनों दो डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं, ये दोनों दो डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड इनका सेम है। ठीक, तो ये न्यूटन्स लॉ पे फोर्स होता है, कूलाम का जो नियम का जो बल है, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे ये दोनों फोर्स एक्ट करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, मान लेते हैं वेक्टर माड में आर है, ये दो वेक्टर, ये इसका पूरा ये यहां से यहां तक का जो सेपरेशन है, जो दूरी है, वो हम माड आर है। ठीक है, और इसके दो वेक्टर हम खींचेंगे। फर्स्ट से जब हम सेकंड जाएंगे तो इसका एक वेक्टर होगा R2 माइनस R1, अर्थात फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है ना, और इसका एक वेक्टर, इसके लिए एक वेक्टर खींचेंगे क्या, R1 माइनस R2, अर्थात फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हैं? दो वेक्टर खींचेंगे, एक R2 माइनस R1 एक वेक्टर हो जाएगा माड आर का, और एक ये हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर। तो यहां पर दोनों अलग अलग, ये F12 जो है और ये F21 है, इसके लिए हम निकालेंगे कूलाम बल का फार्मूला। हम जानते हैं F इज इक्वल टू K(Q1 Q2) बटे R स्क्वायर। तो R हमारा जो दिया हुआ है माड R का स्क्वायर है। ठीक है ना, माड R का स्क्वायर है। तो ये माड R का स्क्वायर है, हम अभी जस्ट हम इसके 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद जो बात की है कि किसी भी वेक्टर को जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, किसी भी फार्मूले को, तो वहां पे हम यूनिट वेक्टर जरूर लगाते हैं। यूनिट वेक्टर जब तक हम नहीं लगाएंगे तब तक हम जो है उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो यूनिट वेक्टर लगाएंगे, अर्थात यूनिट वेक्टर बताए हैं क्या होता है कि किसी भी वेक्टर का वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उस वेक्टर में उसके परिणामी वेक्टर से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपान माड वेक्टर R1 माइनस R2। क्लियर है बात? और एक चीज और है कि जो इन सब का वेक्टर R1 माइनस R2 और माड वेक्टर R और वेक्टर R2 माइनस R1, इनका जो माड है वो किसके बराबर है, अर्थात जो R है वह R1 माइनस R2 के भी तो बराबर है, क्योंकि सबका परिमाण ये इसके बराबर होंगे, ये वेक्टर के। ठीक, तो रखेंगे यहाँ पे वेक्टर R1 माइनस R2 का कैप निकालने का तरीका पता है, ये एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। तो इसके जगह पे लिखेंगे वेक्टर F इज इक्वल टू K(Q1 Q2) अपान माड R का स्क्वायर, और इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने निकाल रखा क्या, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपान वेक्टर R1 माइनस R2। ठीक है ना, तो यहाँ पे पुट करेंगे उसको, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपान माड वेक्टर R1 माइनस R2 वेक्टर। ठीक है, और चूंकि इनका जो वैल्यू है किसके बराबर है, वेक्टर R1 माइनस R2 के बराबर है, तो रख लेंगे K(Q1 Q2) बटे इसके जगह वो रखेंगे तो वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2
का होल क्यूब इंटू वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। ये हो जाएगा हमारा F12 के लिए, F1 ड्यू टू 2, ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगा k q1 q2 अपान वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 का होल क्यूब और ब्रैकेट में वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। अब आप सीधे से जब ये निकाल लिए आप, तो अब आसानी तरीके से F21 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या F21 इज इक्वल टू k q1 q2 अपान वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 का होल क्यूब और वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 हो जाएगा। ठीक है ना। ये ऐसे जिस तरह से निकाले ठीक उसको भी उसी तरह से निकालेंगे। इसके डायरेक्शन के लिए, इस वाले वेक्टर के डायरेक्शन के लिए, इस वाले वेक्टर के डायरेक्शन के लिए इसको ले लेंगे, और इसके लिए तो हमने ये इसका यूनिट वेक्टर निकाल रखा है। तो कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म ये हो गया। और कूलाम के वेक्टर फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख लेते हैं, F12 इज इक्वल टू k q1 q2 बटे मॉड वेक्टर r और का होल क्यूब और यहाँ पे वेक्टर r माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं, किताबों में ऐसे भी लिखा गया है। ठीक है ना। वही बात हुआ, वेक्टर खींच करके दोनों वेक्टर को दर्शाने का तरीका है। ठीक है। तो ये रहा कूलाम का नियम। और इसके बाद हम लोग कूलाम के नियम की लिमिटेशन पढ़ेंगे और सिमिलरिटी पढ़ेंगे। बोले तो कूलाम के नियम की जो सीमाएं हैं और जो समानताएं हैं, क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या सीमाएं हैं। यानी कि दोनों फोर्स, अगर हम फोर्स की बात करें तो एक ग्रेविटेशन फोर्स है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। बोले तो गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल। तो क्या चीजें हैं ये, इसको देख लेते हैं हम, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये है ग्रेविटेशन फोर्स, और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फार्मूला क्या है, Fg और ये Fe। इसका फार्मूला क्या है, K q1 q2 बाई r स्क्वायर। ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे समानताएं क्या क्या हैं। समानताएं क्या हैं, सिमिलरिटी कि F प्रोपोर्शनल, फर्स्ट पॉइंट F प्रोपोर्शनल 1 बाई r स्क्वायर, ये दोनों में है। ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती का नियम दोनों में है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों पिंडों के अगर डिस्टेंस, दोनों पिंडों के बीच का अगर डिस्टेंस हम बढ़ा देंगे तो सीधी सी बात है फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर दो चार्जों के बीच के डिस्टेंस को हम बढ़ा देंगे तो उनके फोर्स, उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो वैद्युत बल है, वह क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, अर्थात घट जाएगा। और दूसरी चीज ये है सेपरेशन, यानी कि दूरी अगर कम करेंगे हम, तो जैसे दूरी कम करेंगे वैसे वैसे फोर्स हमारा इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि फोर्स अधिक होता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
तो ये F प्रोपोर्शनल 1/r² दोनों में क्या है, सेम है, समानताएं हैं। और देख लेते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है और वैद्युत बल है, ये पिंडों के मध्य कार्य करता है और वो आवेशों के मध्य कार्य करेगा, ठीक है ना। और इसमें ये भी देख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल डिफरेंस क्या क्या हो जाएगा, डिफरेंस अंतर क्या क्या हो जाएगा, अंतर क्या क्या हो जाएगा, डिफरेंस अंतर हो जाएगा कि वैद्युत बल सदैव आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों होता है, दोनों होता है। और ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, सदैव आकर्षण बल है, सदैव क्या है, वैद्युत ग्रेविटेशन फोर्स सदैव क्या है, आकर्षण बल होता है। तो डिफरेंस ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। और लिमिटेशन क्या है, कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है, सीमाएं देख लेते हैं कूलाम के नियम की, कहाँ कहाँ सीमाएं, यानी कि कहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो शायद पिछले वीडियो में भी मैं बता दिया था थोड़ा सा कि कूलाम के नियम जो हैं एक स्टैंडर्ड चार्ज पे नहीं लगाएंगे, बोले तो बड़े बड़े अगर चार्ज हैं तो उनपे कूलाम का नियम हम नहीं लगा सकते, बहुत बड़े बड़े चार्जों पर कूलाम का नियम क्या है, पॉइंट चार्जों पे लगाए जा सकते हैं। और वो कौन कौन से, जैसे ये चार्ज बड़े बड़े चार्ज हैं, बहुत बड़े बड़े चार्ज हैं, तो इन पे जो है कूलाम बल नहीं लगा सकते हैं, ठीक ना। और दूसरी चीज ये है कि अगर दोनों चार्ज अगर मोशन में है, किसमें है, दोनों चार्ज, दोनों आवेश गति में है, गति में है, तो यहाँ पे भी नहीं लगेगा, ठीक ना। दोनों अगर मोशन कर रहे हैं तो फिर कैसे लगेगा कूलाम बल या वैद्युत बल। एक कंडीशन और है कि अगर एक चार्ज स्थिर है और एक चार्ज मोशन में है, गति कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, कूलाम बल लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था लिमिटेशन, कूलाम के नियम की सीमाएं, कहाँ कहाँ हम कूलाम बल लगा सकते हैं, वैद्युत बल लगा सकते हैं और कहाँ नहीं लगा सकते हैं। तो ओनली फॉर वैलिड पॉइंट चार्ज, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही तक। ऑल द वेरी बेस्ट।